स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एकेडमी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। कल की जब हमने बात की, कल की क्लास में या कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो बेसिक बातें की हैं बिल्कुल, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द सम ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्याओं का एक तरह से कॉम्बिनेशन होती है। दोनों को मिलाकर जो संख्या होती है उसका नाम सम्मिश्र संख्या होता है। फिर हमने उसके रिप्रेजेंटेशन की बात की है, फिर हमने आयोटा की बात की है, फिर हमने थोड़ा बहुत मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की। अब आगे की आज जो क्लास है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो, मैंने कहा था हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग तरीके से देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही पढ़ने वाली चीज़ है। उधर से जो क्वेश्चन बनने वाली बात होती है वो आयोटा के टर्म्स में बनता है। आयोटा से कोई क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो जाती है कि आयोटा के टर्म्स में अपने से कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। बाकी वो सब अपने लिए क्वेश्चंस के लिए हैं कि Z1 + Z2, Z1 × Z2, अलजेब्रा जो हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे करेंगे। इनसे देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। सेकंड वन इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड ले रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का संयुग्मी। ये बात अपन वैसे भी कर चुके हैं कल, जब मैंने कहा था कि हमने रेशनलाइजेशन तो पढ़ा नहीं है, वो सॉरी हमने कॉन्जुगेट तो पढ़ा नहीं है, बट हमने रेशनलाइजेशन जरूर पढ़ा है। पहली बात, जो कॉन्जुगेट होता है उस कॉन्जुगेट को जेड बार से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। इन फॉर्म ऑफ दिस जेड कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। तो यहाँ पे देखो, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + i/y, और मैं जेड बार लिखना चाहता हूँ इस तरह से, जेड बार। तो जेड बार जो होता है, जेड बार होगा आयोटा के आगे वाला जो भी साइन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। अगर सपोज करो माइनस में होता तो हम इसको क्या कर देते, प्लस में। तो देखो यहाँ से लिख दूँ मैं, जेड बार इज इक्वल टू x - i/y। दिस इज द कॉन्जुगेट। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि ये x + i/y और ये x - i/y। अब देखो यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं, फर्स्ट बात मैं करता हूँ यहाँ से कि इफ z + z बार इज इक्वल टू 0। बात ढंग से समझना बेटा एक बार, पहले इसको ऐसे लिख लो, z + z बार इज इक्वल टू 0 के बजाय अगर मैं करता हूँ, इफ भी हटा दो, यहाँ से अपन ऐसे लिख दें इसको पहले इस तरह से, इसको पूरे को हटा दो एक बार। देखो यहाँ से पहले अपन नॉर्मल बात ही कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि z + z बार, तो z + z बार जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम करेंगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा अपना फाइनली 2x। और अगर हम यहाँ से लिखते हैं z - z बार इस तरह से, तो z - z बार करोगे तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा y माइनस ऑफ आयोटा y, यानी कि 2 आयोटा y। अब देखो बात क्या है, क्वेश्चन जो यहाँ से फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की, वो किस तरह से होती है वो समझेंगे अपन एक बार। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है, अपन तो कंडीशन से लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे लिख रहा हूँ मैं इसको ऐसे, इफ z + z बार इज इक्वल टू 0। अगर ये अपने पास क्वेश्चन बना दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है अपना। वैसे भी क्या कह रहे हैं अपन, क्या बात चल रही है, इफ z + z बार इज इक्वल टू 0, z + z बार अगर 0 है तो हमें बताना है कि z क्या होगा, z क्या होगा। तो z के लिए ऑप्शंस होते हैं अपने पास, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली रियल, z इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड नन ऑफ दीज। तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। सबसे पहले मुझे ये पता है कि z + z बार बराबर 0 दे रखा है, लेकिन z + z बार अगर मैं करता हूँ नॉर्मली तो किसके बराबर होता है, 2x के। तो अगर z + z बार 0 आ रहा है, इट मीन्स अपन इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से कि यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था हमारा
उस कॉम्प्लेक्स नंबर z में x क्या है, 0 के बराबर, और x क्या होता है अपना रियल पार्ट। तो अगर रियल पार्ट या वास्तविक भाग 0 हो गया तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है उसमें क्या रह जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट। तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। तो z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, अपन कह सकते हैं z शुद्ध वास्तविक होगा। सही बात है। देखो आगे, अगर ऐसे ही हम बात करते हैं z माइनस जेड बार की, z माइनस जेड बार की बात करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दें, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आयोटा y और माइनस ऑफ आयोटा y यानी कि प्लस आयोटा y, यानी कि ये हो गया देखो 2 आयोटा y, और ये सपोज करो 0 दिया हुआ है। वापस वही बात है कि इफ z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा y, देन 2 आयोटा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0, देन z विल बी। तो z के बारे में हमें बताना है, हमसे यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं अपन कि इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा इस केस में, उसमें y की वैल्यू 0 है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा, उसमें y की वैल्यू क्या है, 0। तो y की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स उसका अधिकल्पित भाग, काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है, 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो z हमारा क्या रहेगा, प्योरली रियल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देन z इज प्योरली रियल। z शुद्ध वास्तविक होगा। z क्या होगा भाई, शुद्ध वास्तविक। क्लियर और नोट, बहुत बेसिक बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन जब बनते हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ मैं अपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए। यहाँ से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से और मैट्रिक्स, इन दोनों से क्या होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड या फिर अपन जो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल सकते हो आप इनको, इस तरह के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने एयरफोर्स नेवी वाले एग्जाम्स में। और उधर भी एनडीए में क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स में इनको ले लेते हैं, असर्शन रीजनिंग में, या फिर इस तरह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिख देते हैं, या असर्शन फिर उसके बाद रीज़न, उसमें इस तरह से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट डाल देते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे बात करें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार, जैसे अपन कल कर रहे थे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, वैसे यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार। जेड बार के गुणधर्म, ठीक है, जेड बार के गुणधर्म की बात अपने को करनी है। तो वही प्रॉपर्टीज में देखो, पहली प्रॉपर्टी तो मैं वही लिख रहा हूँ जो मैं आती है अच्छे से, क्योंकि हम इसको कल पढ़ चुके हैं। क्या होती है पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जेड इंटू जेड बार, वो होता है अपना मॉड जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार विल बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। कर चुके हैं हम, वापस बताने की नीड नहीं है, कल का वीडियो देख सकते हो, मतलब पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं आप। उसमें मैंने बताया है जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार होगा अपना एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो उसी तरह से अपन कर रहे हैं। देखो आगे सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, वही जैसे उसमें किया था। अगर इस तरह से लिखा हुआ है z1 बाई z2 होल बार, मतलब कि हमें z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, संयुग्म ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था कल, जैसे हमने किया था कि मैं अननेसेसरली पहले z1 बाई z2 निकालूँ फिर उसके बाद मैं कुछ आगे करूँ, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते थे, हम पहले ऊपर नीचे जैसे मॉडुलस में करते हैं वैसे यहाँ पे कर लेंगे। दोनों का ऊपर नीचे मैं क्या कर लूँ, सेपरेटली इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, z1 बार अपॉन z2 बार। देखो आगे थर्ड वन, ये थर्ड जो है, देखो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है z1 प्लस माइनस z2 होल बार,
दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके प्लस माइनस का कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है। तो हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं इनको कि Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार, कैसे भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी गोइंग बात है। ऐड करके बाद में करोगे तो भी वही बात है, अलग अलग पहले करके फिर ऐड करोगे तो भी वही बात है, नॉर्मल सी बात है। नंबर 4, एक ये वापस से वही प्रॉपर्टी कि अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z⁴n, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है। ये जो है बराबर होता है कि अगर मैं पहले कॉन्जुगेट ले लूँ और फिर उसकी पावर n कर दूँ। ये सब प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस में भी काम आएगी, एज वेल एज वही मैंने बताया जो कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 असर्शन और रीज़न, और हो सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इस टाइप के पैटर्न में भी ये प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, नॉर्मली बात है। कोई आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, मैं वही चीज़ें वही लिखवा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ आएगी और एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। प्रॉपर्टीज़ कहीं बन जाती है उससे मतलब नहीं है अपने को। देखो कहीं बन जाने का मतलब ये है कि आप रिजल्ट्स को भी प्रॉपर्टीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो मैं कह दूँ यहाँ पे अभी, जैसे अपन ने पढ़ा है कि अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है कि Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0 देन Z विल बी प्योरली इमेजनरी, ये लिख के आए अपन। तो एक प्रॉपर्टी ये बन गई कि Z क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होंगी, बट जो मेनली अपने को रिमेंबर रखनी है या लर्न करनी है, ध्यान रखनी है, वो ये प्रॉपर्टीज़ ही हम ध्यान रखेंगे। तो बाकी क्वेश्चन हैं अपन इनको साथ में लेते हुए चलेंगे, मैं बताते हुए जाऊँगा। तो यहाँ तक की बात तो आप लोग विशेषकर जो है याद ही रखना है। जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखी जाएगी बोर्ड पे, यही नहीं सारे चैप्टर्स में कहीं भी हम जो लिखेंगे, जो भी पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वही पॉइंट्स की बात हम करेंगे। वो तो कंपल्सरी है कि हमें करना ही करना है। बाकी और आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो करने ही करने हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस में जो भी नीड है वो सब मैं बताते जाऊँगा। अभी देखो आगे एक नॉर्मल अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हो क्या रहा है ना, क्या मतलब है क्या एग्जैक्टली। इन बहुत नॉर्मल बात चल रही है कि Z जो है वो अपना 3 + 4 आयोटा है सपोज करो, तो मैं Z बार जो है वो कहना चाहता हूँ कि Z बार विल बी 3 - 4 आयोटा। ये तो बेसिक बात हो गई अपनी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जैसे अपन थोड़ा बहुत अपने को आइडिया हो जाए इसके लिए, और क्वेश्चन किस तरह से कर लेते हैं देखो एक बार। अगर मैं कहता हूँ कि if x + i/y is equal to √a + i/b divided by c + i/d, find वैल्यू, तो अपने को मान निकालना है x² + y² का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास में, अगर किया हो बहुत इजी बात कर रहे हैं अपन। क्या करना है देखो अपने को, फाइंड क्या करना है x² + y²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी कहा है किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब होगा जब हम दो बातें समझेंगे। क्या, पहली बात हमें क्या गिवन है, और सेकंड बात हमें क्या फाइंड करना है। अगर जो गिवन है वो चीज़ हम अच्छे से समझ लेंगे, इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, अगर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि क्या चीज़ गिवन है, तो ये मानो कि आधा सवाल तो अपना वैसे ही खत्म हो गया। सीधी सी बात है, जो भी चीज़ गिवन होगी उससे ही लिंक्ड उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ से ये दे दिया और अपने से कहा गया फाइंड Z⁵, यानी कि डी माइवर्स थ्योरम का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। जो डेटा गिवन है उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते हैं। जैसे देखो यहाँ पे किस तरह से मैं क्या कहना चाहूँ कि अगर मेरे पास x + i/y गिवन है इन फॉर्म ऑफ दिस, और मुझसे क्या बात की गई है, इसको स्क्वायर को भूल जाओ एक बार, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं अपन बाद में, मेनली क्वांटिटी जो लानी है वो x² + y² लानी है। अब मुझे क्या सोचना है कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूँगा, x + i/y से x² + y² पे हम किस तरह से पहुँच सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात नहीं है, अप्रोच की बात चल रही है कि कोई सा भी जब क्वेश्चन देखते हैं तो हम किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हम कर चुके हैं, अभी जस्ट लिखा है हमने प्रॉपर्टी में कि इफ़ दिस इज Z देन दिस इज Z बार, Z × Z बार इज इक्वल टू mod Z²। ये पढ़ के आए अपन, पढ़ के आए ना भाई, इज इट नॉट। देखो इधर ये जो इसकी बात चल रही है इसको क्या लिख दूंगा मैं, x² + y² लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकते ना बेटा। ये x + i/y, ये x - i/y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, x² + y²। तो ये जो x² + y² है, तो मैं इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो नंबर था अपना, इसी नंबर को मैं x - i/y से मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे इधर LHS साइड पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना एक बार, ये x प्लस आयोटा वाई है, इस x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो हो गया एक्स स्क्वायर, इधर तो हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं दोनों के कॉन्जुगेट उनके सामने लिख सकता हूँ अपोजिट। लेंथी नहीं करना है इक्वेशन, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी, ये गलती नहीं करोगे, c प्लस आयोटा डी सॉरी। तो मैं क्या कर लूँ, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लूँ, इंडिविजुअली कॉन्जुगेट लिख दूंगा इनके सामने, रूट ओवर a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपोजिट साइड में, क्योंकि मैंने क्या किया है LHS में भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं RHS में भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ से बहुत ईजी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, ये दिख रहा है अपने को, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, बहुत लेंथी अप्रोच हो जाती है, ध्यान रखना ऐसे नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही करना है, हमें सामने वाले से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन देखो कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, c माइनस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आना है, करके देखना एक बार। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले 1 सेकंड ही रुको, 1 सेकंड भी नहीं, मैं कहता हूँ 5 सेकंड के लिए आप टाइम दो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्या पूछ रहा है, दोनों बातें अगर हम समझ में आ गई हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन हो गया, ये समझ के चलो आप, है ना। फिर तो कैलकुलेशन सी बचती है, कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया है वहाँ से। देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। इसका स्क्वायर निकालना है भी, तो इसका भी मेरे को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करोगे तो इस साइड से स्क्वायर किया तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली आंसर मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज आंसर। करते जाएंगे हम, क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे। तो अभी फ़िलहाल इतनी सी बात हम कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इसी में ही। देखो एक बार, नेक्स्ट इज जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मैं फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूँ ये बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है आर्ग्यूमेंट को लेकर, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली कि इनको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो एक बार ढंग से, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना एक बार बेटा, क्या करना है अपने को एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट के लिए। बारिश का मौसम चल रहा है, फ़ोन वोन भीग जाते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का कोणांक, जेड का कोणांक, इसी को ही, इसको ढंग से लिख लेना है, जेड का कोणांक। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसी को एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इंग्लिश में। एम्पलीट्यूड निकालना है चाहे हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, बात सेम रहेगी, कोई इशू नहीं है। रिप्रेजेंटेशन को, इसका नोटेशन होता है कि इस तरह से लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या इसको हिंदी में लिख देते हैं कोणांक, ऐसे को फिर जेड। तो इसका मतलब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट में अपने मैंने कहा था कि हमने जो पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखना एक बार, अच्छे से समझना एक बार बात, जिनको भी कन्फ्यूज़न है अभी तक उनका कन्फ्यूज़न शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको अपन एक्स कोमा वाई की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है अपना एक्स और ये होता है अपना वाई, इसको मैंने ले लिया थीटा, इस तरह से मैं ये थीटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, इस थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, और यही थीटा जो है इस कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इस ट्राइंगल में अगर बात करते हैं अपन, तो इस ट्राइंगल में सीधा सा दिख रहा है अपने को कि मैं थीटा फाइंड करने के लिए टेन थीटा यहाँ पे लगा दूँ। तो अगर मैं देखो यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ, इस जगह पे मैं लगा देता हूँ टेन थीटा, और टेन थीटा विल बी इक्वल टू
वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। बुक्स में जब आप देखोगे तो बुक्स में आपको ये y अपॉन एक्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा मोड ऑफ y अपॉन मोड ऑफ x। सही यही है, मोड ऑफ y अपॉन मोड ऑफ x। लेकिन ये मोड ऑफ y अपॉन मोड ऑफ x अपन करते हैं तो इससे क्या होगा, देखो ये तो हम समझ चुके हैं कि अगर मैं यहाँ मोड y अपॉन मोड x लिख रहा हूँ तो जो थीटा आने वाला है वो हमेशा यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आएगी, क्योंकि tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से जो थीटा आएगा वो थीटा एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि न्यून कोण होगा तभी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये बात तो सब जानते हैं हम लोग कि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही वैल्यू बाहर आएगी। तो पॉजिटिव का इन्वर्स लोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो जाना नहीं है, अपन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थीटा 180 डिग्री तक की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये जो थीटा निकलेगा ये थीटा एक्यूट एंगल होगा। समझ रहे हो बात। अब जब थीटा एक्यूट एंगल है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमने जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो जेड अपन रिप्रेजेंटेशन से पता करते हैं कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में। देखो इधर देखना एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बताया है कि जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अगर मैं लिखता हूँ इस जगह पे तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, जेड विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा तो x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इफ z इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1 माइनस आयोटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव इट मीन्स दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझना, अगर मैंने यहाँ पे मोड लगाया हुआ है तो इस नेगेटिव जो भी जहाँ पे भी आया है उस नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है। तो सभी केसेस में जब मैं यहाँ से थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सभी जगह पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ से भी π/4 आंसर आएगा, यहाँ से भी π/4 आंसर आएगा, यहाँ से भी π/4 आंसर आएगा, यहाँ से भी आंसर π/4 आएगा। देखो बात समझना बेटा एक बार ढंग से, एग्जैक्ट बात जो है वो समझने की कोशिश करना, क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं और किस लिए किया जा रहा है, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर ये बात आप ढंग से सुन लोगे, ये चारों आंसर π/4 आ रहे हैं। देखो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ पॉइंट फॉर्म में। अगर मैं लेता हूँ 1 प्लस आयोटा को यू कैन राइट 1,1, और ये जो अपना है -1 प्लस आयोटा इसको लिख सकता हूँ मैं -1,1। अब रिप्रेजेंट करते हैं अपन दोनों नंबर्स को, दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जेड है अपना 1,1 और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने जेड है अपना -1,1। ठीक भाई। अभी हमने आर्ग्यूमेंट की बात की है तो आर्ग्यूमेंट ये थीटा अपन निकालते हैं। अब देख रहे हैं एक बार, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आ रहा है, ये π/4 और ये π/4। तो ये जो एंगल है अपना, अगर ये एंगल हमेशा जेड कौन से क्वाड्रेंट में है, ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जेड है, और इसका जो आर्गुमेंट आ रहा है यानी कि थीटा जो आ रहा है वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आ रहा है, π/4 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 π/4। तो ये पॉसिबल कैसे है कि जेड यहाँ पे लाई कर रहा है और उसका आर्गुमेंट जो है थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा सुन लेना। अगर मैं मोड लगा रखा है मैंने तो चारों आंसर सेम आएंगे, चारों क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू एक ही आएगी और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आएगी। तो जब जेड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हो सकता है, थीटा। तो क्या होता है, बात समझना। मेन बात जो है तुम्हें जो लर्न करना है या ध्यान रखना है वो बात यह है कि थीटा का जो मान है वो हम लर्न करेंगे। थीटा जो है tan इनवर्स क्या रहेगा, मोड y अपॉन मोड x। यहाँ से थीटा निकाल लोगे। अब ये जो थीटा है ये आ तो गया, लेकिन मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर दूंगा। और मैं ये चीज़ तुम्हें अच्छे से रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड में समझा चुका हूँ कि क्वाड्रेंट किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, ये बात हमें आती है। तो देखो यहाँ से अगर, अब हमें क्या करना है, थीटा चारों के लिए सेम आएगा, ये बात मैं समझा चुका। अगर जेड
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट डाल दें यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर जेड जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का आंसर थीटा नहीं होकर क्या होगा, पाई माइनस थीटा में आंसर देना है। थीटा का आंसर थीटा नहीं देके क्या देना है, पाई माइनस थीटा। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, थीटा निकल के आता अपना वही पाई बाय 4, जो फर्स्ट में आया था, जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के लिए पाई बाय 4 आया था अपना, ये वही सेकंड वाले के लिए भी पाई बाय 4 आता। बट अब मुझे पता चल गया है कि मैं सेकंड वाले में आंसर पाई बाय थीटा का आंसर थीटा नहीं दूंगा, सेकंड वाले के लिए मैं आंसर क्या दूंगा, पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ लिखता, देखो पाई माइनस पाई बाय 4, इट मीन्स 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है बेटा 135 डिग्री। अब 135 डिग्री ऑटोमेटिकली अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90 एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 90 to 180। तो ऑटोमेटिकली जेड भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो भी किसका है, थीटा किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ही है। तो ये चीज़ निकल जाती। आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान रखोगे अच्छे से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो थीटा का, जेड है तो थीटा का आंसर थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जेड है तो थीटा का आंसर पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जेड है तो उसका आंसर माइनस पाई माइनस थीटा। माइनस बाहर है, इसको बुक्स में थीटा माइनस पाई भी लिखा हुआ है, वही मैं लिख रहा हूँ, माइनस पाई माइनस थीटा। लास्ट वन, थीटा का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जेड, तो थीटा का आंसर देना है अपने को माइनस ऑफ थीटा। थीटा का आंसर अपने को देना है माइनस ऑफ थीटा। ये थर्ड वाला जो है इसको देख लेना, कई जगह आपको ये भी मिलेगा और कन्फ्यूजन भी आ रहा होगा कि मुझे यहाँ पहुँचना था तो मैं पाई प्लस थीटा भी कर सकता था, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा किया है। पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। कहीं जो प्रॉपर्टीज़ होगी उनके अकॉर्डिंग पाई प्लस थीटा जो है उससे नहीं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बनाई गई है माइनस पाई माइनस थीटा से। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है, कई जगह पे 2 पाई माइनस थीटा भी कर दिया जाता है। मेरा जो टारगेट है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि मैं जेड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसी का ही थीटा लेने वाला हूँ, या उसी में ही मेरे को क्या करना है, उस थीटा को लाना है, आर्ग्यूमेंट उसका वहीं पे आना चाहिए सेम क्वाड्रेंट में। उसके लिए हम पाई से 2 पाई से उसको चेंज करते हैं। तो ये जो है तुम्हें ध्यान यही रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा का आंसर थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा का आंसर क्या देना है, माइनस ऑफ थीटा। क्लियर? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है? देखो हम आगे बढ़ते हैं एक बार। अब जो बात आ रही है, एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं पहले आप लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सपोज करो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर -3 प्लस √3 आयोटा। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या टास्क है अपना, ध्यान रखोगे। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि z किस क्वाड्रेंट में है। तो z किस क्वाड्रेंट में है, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात थीटा जो निकालूंगा, थीटा तो वही मैं मोड लगा के निकालने वाला हूँ। तो मोड लगा के निकाला मैंने, तो मुझे पता है मोड लगते ही सब पॉजिटिव हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि मैंने लिख दिया है √3/3। इट मीन्स tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 जो होता है उसका आंसर होता है π/6। tan इनवर्स 1/√3 का आंसर क्या होता है, π/6। अब देखो यहाँ से, अब मैंने क्या कहा है कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा का आंसर हम थीटा नहीं देंगे, थीटा का आंसर क्या देंगे, पाई माइनस थीटा, यानी कि आंसर होगा पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। सब बच्चों को आगे होगी बात समझ में, अच्छे से समझना बेटा। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर अपन एक और एग्जांपल की बात करते हैं, देखना यहाँ पे, इसमें क्या है, एग्जैक्ट थीटा नहीं निकलेगा। जैसे मान लो सपोज करो मैं कहता हूँ इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस
√2 आयोटा, ऐसा है। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें फाइंड करना है। अब क्या होता है, देखो मैंने क्या थीटा निकाला, पहली बात तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट में तो कोई इशू है ही नहीं। फर्स्ट में तो क्या होता है, थीटा का आंसर थीटा ही देना होता है, तो वैसे कि वैसे मैं निकाल दूंगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज नथिंग बट √2 एंड x इज 2, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। देखना एक बार ढंग से, यहाँ लिख देता हूं मैं। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। अब क्या होता है, जो सेकंड बात ध्यान रखनी है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कौन से क्वाड्रेंट में है और अपने को किस क्वाड्रेंट में क्या आंसर देना है, थीटा देना है या पाई माइनस थीटा देना है, माइनस थीटा देना है, माइनस पाई माइनस थीटा देना है, वो अपन क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। एक बात ये हो जाती है कि हमने ABCD ऑप्शन देखा और ABCD ऑप्शन में ABCD ऑप्शन जो था, उस ABCD ऑप्शन में थीटा का आंसर 10 के टर्म्स में है ही नहीं है। थीटा का आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, साइन इनवर्स समथिंग या कोस इनवर्स समथिंग या कोट इनवर्स समथिंग या नन ऑफ दीज। तो ये नहीं कर देना है कि अपन नन ऑफ दीज सिखा दें वहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। अपने को आता है अच्छे से लाल बटा कक्का, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस बेस करते थे अपन। साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, इनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मेरा आंसर थीटा का जो tan इनवर्स की टर्म्स में है, इसी को मैं साइन इनवर्स या कोस इनवर्स या किसी में भी चेंज कर सकता हूँ। तो हम वहाँ से वेरीफाई करेंगे कि अगर ये आंसर इस फॉर्मेट में है तो या तो साइन इनवर्स में आएगा, कोस इनवर्स में आएगा, तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अपन चेंज करके देख लेंगे कैसे चेंज करते हैं। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, ट्रिपलेट बना लेते हैं अपन। ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कैसे निकाल दोगे, √1 + 2 यानी कि √3। ये लो, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी है, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है, सारे हमारे पास हैं। तो हम कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा तो अपन आंसर दे देंगे। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखोगे। एक बात तो क्या ध्यान रखनी है कि आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। सेकंड बात हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है आंसर में तो अपन उसको ऐसे चेंज करके बना देंगे क्वेश्चन को। ठीक भाई, अब देखो आगे जो बात हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस जगह से। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो मतलब ये मानो कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनना और ये सब होना बहुत अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि अपन इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं और हम सीख जाएंगे। सबसे बढ़िया बात ये है, अगर आप यहाँ पे पकड़ बना लोगे तो ये मान के चलो जो मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक बार मेरे साथ लग के और इसको समझने की कोशिश करें। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड। एक एक प्रॉपर्टी को आप लोग समझोगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, कोणांक जेड के गुणधर्म, कोणांक जेड के गुणधर्म। देखो बेटा एक बार अच्छे से समझना। पहली बात, ये जो अपना आर्ग्यूमेंट फंक्शन है जिसके भी आगे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, वो आर्ग्यूमेंट फंक्शन वो लॉग की तरह ऑपरेट होता है। सबसे मेन बात ही यही है कि लॉग में जैसे चलेगा वैसे चलता है, वैसे ही यहाँ पे ये फंक्शन चलता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो पहली बात सुनना एक बार। फर्स्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 × Z2, ऐसे लिखा हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अपने पास Z1 एंड Z2
और मुझे उनके आगे आर्गुमेंट लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो आर्गुमेंट फंक्शन है ये ऑपरेट होगा सेम लॉग फंक्शन की जैसे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉग m इंटू एन, तो सब बच्चे कहेंगे कि दिस विल बी log m प्लस log n। लिखते हैं, करते हैं बहुत छोटी क्लासेस से, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह से, log m इंटू एन को log m प्लस log n। तो यहाँ से क्या कर लोगे, सेम ऐसे ही इसको तो कर देते हैं अपन इरेज। चलो जी, देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको लिख दूँ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इस तरह से, तो क्या होगा, लॉग की तरह ऑपरेट करेगा। लॉग की तरह ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, m बाय एन, लॉग m बाय एन इज रिटन एज लॉग m माइनस लॉग n। सबको पता है अपने को अच्छे से। तो क्या लिख दूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्लियर और नॉट? हाँ भाई, मैंने कहा तो वही बात है। तो हाँ भाई तो कह देंगे लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं ही कह रहा हूँ कि हाँ यस सर आगे बढ़िए। ऐसा कोई मैटर नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कभी भी कि ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आए। जब तक हम लोग हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तब तक तो ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं होगा, बस इतना सा है, कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई इशू है नहीं। हम उसी स्पीड से चल रहे हैं और मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार आप लोगों के लिए रिपीट करते हुए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम जो भी अच्छी चीज़ और अच्छा कोई लगेगा कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है तो अपन उसको अच्छे से और ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे। तो देखो एक बार और, थर्ड वन, अब बात समझने की है ना, ये तो लॉग वाली बात हो गई। अब देखो मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। ये क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको, अपने लुसेंट बुक आती है एयरफोर्स की, जो यूनिवर्सल बुक है, सब जगह पे सब बच्चे पढ़ते हैं, वायुसेना गणित के नाम से, हिंदी मीडियम के लिए आती है वो। और अरिहंत के लिए इंग्लिश की जो बुक आती है एयरफोर्स की, मैथ्स जो है अपना एयरफोर्स मैथ्स जो होगी वो कंबाइंड आता है, बंच आता है अपना। तो उसमें जहाँ पे भी कोई सी भी बुकों में पर्टिकुलरली किसी बुक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेंगे। जो अपने पास एयरफोर्स लेवल की है, नेवी के लिए आप जो भी बुक मार्केट से लेते हो वहाँ पे सब ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपको इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये नहीं है कि आप थ्योरी मान के चलो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे ही बता दूंगा, क्योंकि थ्योरी जो है अगर यहाँ पे ही आपने पकड़ लिया तो वहाँ तो वो एक ही क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे अगर आपने पकड़ लिया इन चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लासेस और इन थ्योरी क्लासेस में ही आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, तो आप उस पर बेस्ड जो है और क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हो। तो मेनली मैं यही बताता हूँ आपको सारी प्रॉपर्टीज़ वाली बातें। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे, मतलब ये जो है क्वेश्चन लिख दिया गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू ऐसे, इस तरह से, और ऑप्शन ABCD दे दिया। और ABCD में जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात की गई है। क्या किया गया है, उन ऑप्शंस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात की गई है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं ये जो जेड बार है उसके आर्ग्यूमेंट का रिलेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के साथ बनाना चाह रहा हूँ। वो कैसे बनाएंगे ये बात समझो एक बार। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का रिलेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के साथ बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात देखोगे, जेड अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ x प्लस आयोटा वाई, ये समझ लेना भाई, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, तो इस बात को अच्छे समझना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इट मीन्स इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जेड बार हम पढ़ के आए हैं, जेड बार विल बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यस और नॉट। कॉन्जुगेट में क्या बताया मैंने कि अगर ये प्लस में है तो यहाँ क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। अब देखना एक बार, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया है कि थीटा का आंसर थीटा नहीं देके क्या देना होता है, माइनस थीटा। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का नाम मैं थीटा रख दूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का नाम माइनस थीटा हो जाएगा क्या, यस और नो। अगर मैं लिख दूं कि ये जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, तो ये जो है इसको लिख सकता हूं क्या मैं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड,
ओ शिट, आराम से देख लेना बेटा, कोई अपने ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है, बात समझते हुए चलना। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर मैंने इस जेड के आर्गुमेंट का नाम थीटा रख दिया है तो जेड बार का जो आर्गुमेंट है उसको मैं इस तरह से माइनस थीटा लिख सकता हूँ। रीज़न, जेड विल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और जेड बार विल लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके बीच में रिलेशन होता है। अगर ये थीटा है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ थीटा, तो ये हो गया माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर? तो मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूँ फाइनली, इन सबको हटा रहा हूँ मैं, अभी और समझ में आ जाएगी आपको बात, अगर नहीं आएगी तो आगे भी कर लेंगे अपन। क्या हटा दिया है मैंने सारा, तो यहाँ पे देखो मैं इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो रिलेशन बन गया इन दोनों के बीच में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फोर्थ वन, नंबर 4 देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। क्या करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड में, मैं वापस से वैसे लिख के देख लूँगा कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने इसके आर्गुमेंट का नाम रख दिया है थीटा। हमें जो किसकी बात करनी है, माइनस ऑफ जेड की। माइनस ऑफ जेड मीन्स माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई, सबको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है सर। थर्ड क्वाड्रेंट है, क्यों है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव एक्स भी और वाई भी क्या है, नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो मेरी बात समझना एक बार बेटा ढंग से। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अच्छे से पता है, हम आंसर देते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका आंसर देते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। तो मैं वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो जी एक बार, ये बात समझ गए होगी अच्छे से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं अपन। क्या कर लूँ, मैं यही लिख देता हूँ माइनस पाई माइनस थीटा। दिमाग चालू रखना है भाई सब लोगों को, जब तक दिमाग चालू नहीं है तब तक गणित जो है नहीं आएगी। मैथमेटिक्स इज़ वेरी फार फ्रॉम साइलेंट पीपल, साइलेंट माइंडेड पीपल, जिनका दिमाग साइलेंट है, जिनको होशोवास नहीं है। ये थ्योरी नहीं है, बात समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप जितना एफर्ट अपनी तरफ से लगा सकते हो वो लगाइए। कहने का मतलब ये है कि हमारे कंसंट्रेशन लेवल ही हमारा सब कुछ है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, और सब्जेक्ट्स में फिर भी होगा, मैं बार बार कहता हूँ आपको, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत कम काम हो पाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हाथ से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं सीख सकते। लर्न करने का कोई सिस्टम नहीं है कि हमने जीके या अपन हिस्ट्री, जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फैकल्टी के डिक्टेट करने के बाद बच्चा लर्न करता है तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पे लर्न नहीं करना है, यहाँ पे तो पेन कॉपी चलाना है। पेन होगा, वो जितनी बार क्वेश्चन हाथ से निकलेगा उतना ही कॉन्सेप्ट हम पकड़ पाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कोई आगे नया क्वेश्चन आएगा उसको डील कर पाएंगे। समझ रहे हो बात? तो ये सबसे बड़ी बात है, आप लोग कंसंट्रेशन अपना रखें तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। माइनस ऑफ कंसंट्रेशन लेवल सबसे अच्छा होना चाहिए, ध्यान यही होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास की जैसे ही लेके पढ़ना है, वीडियो को जैसे हम और वीडियोस देखते हैं वैसे नहीं देखना है। वीडियो को आप आराम से टेबल चेयर पे बैठ के कानों में ईयरफोन लगा के तरीके से पेन कॉपी लेके फिर देखो, ताकि तुम्हें फील आए कि क्लास चल रही है, और उससे ही हमें एडवांटेज मिलेगा। ऐसे नहीं देखना है, उड़ते उड़ते नहीं देखना, हमें तरीके से फॉर्मेट बना के ही देखना है। तो देखो आगे, माइनस पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्लियर? ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, थीटा को हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स इसको तो लिख दिया मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और ये माइनस पाई। ये एक और रिलेशन फॉर्म हो गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बराबर ये कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। और कहीं देखो, अगर मैं इसको पाई प्लस थीटा लेके चलता, मेरी बात समझ लेना एक बार, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। सपोज करो मैंने क्या कहा था तुम्हें कि थर्ड क्वाड्रेंट में अपन इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख दूँ पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था। तो ये ऐसे लिखूंगा अगर मैं, तो एक रिलेशन बन गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई। तो ये ध्यान रखोगे, जनरली आपको लिखा हुआ यही मिलेगा, बट क्वेश्चन में कभी कभार इसको
फिर आकर पूछ लेते हैं या इसको चेंज करके पूछ लेते हैं, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ईजी बात है, एक ही बात है, पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अपने को कंफ्यूज नहीं होना और नहीं परेशान होना है। देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करोगे अगर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपन, फिफ्थ वन। देखो एक बार, फिफ्थ वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n। मैंने पहले भी कहा होगा लास्ट क्लास में भी, z टू द पावर n फाइंड करते हैं हम डी माइवर्स थ्योरम से, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक बात अभी कही है कि जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट फंक्शन सेम लॉग की तरह ऑपरेट होता है। तो लॉग की तरह ऑपरेट होगा तो ये पावर बाहर आ जाएगी ऐसे। तो पावर अगर बाहर आएगी तो मैं इसको लिख दूंगा n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं। पावर बाहर आ गई तो क्या बन जाएगा, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आई होगी। अच्छे से करना है, अभी मैं लास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे भी किया है अपन ने पहले वाली क्लास में भी, तो वापस हम रिवाइज कर देंगे एक बार वो। बट ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है वो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, या हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम किस तरह से इसको लिख रहे हैं। क्लियर? देखो आगे नेक्स्ट, ये हमारी बेसिक बातें हो गई है बेटा, कि किस तरह से हम इन चीज़ों को करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट में अगर अपन कहें तो ये अपन ने स्टार्ट ले लिया है कि जो पॉइंट्स हैं, सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बात अपन कर रहे हैं। अपन देखते हैं, देखो एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड जो भी हैं। देखो एक बार, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना पहले एक बार। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है वो समझ लो पहले। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। अच्छे से देखोगे अभी जो अपन करने वाले हैं, देखो क्या करना है मेरे को, यहाँ कर लेते हैं। मैं कैसे निकालता हूँ आर्ग्यूमेंट, थीटा इज इक्वल टू, या थीटा इसमें यूज किया हुआ है, तो तुम इसको ऐसे ही लिख लो एक बार। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो यहाँ पे मोड वोड वाली बात है इसी अपनी, और मैंने लिख दिया है tan इनवर्स y क्या है कोस थीटा और x क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। जो भी क्वेश्चंस बीच में कर रहे हैं थ्योरी के, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। भले हम कितने भी क्वेश्चन करें, सब क्वेश्चंस जो है पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप साथ में देखते जाना क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करवाएंगे। देखना यहाँ पे। अब पहली बात अपन करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है 12th क्लास में। क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को, मेरा टारगेट है कि इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ 10। अब जो कन्वर्ट करने वाला हूँ वो हम अभी करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। वही चीज़ सेम कन्वर्जन इंटीग्रेशन में करेंगे। तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी अभी यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी आपको मतलब बहुत बार प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। अभी करा रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा और वापस से इंटीग्रेशन में करवाऊंगा। तो ये चीज़ अच्छे से आप लोग समझोगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो एक बार, जिनको पता नहीं है वो भी सुनते जाओगे। ये जो कोस थीटा है, इसको मैं हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ। तो आपने वो कैसे समझना है इस बात को, कि अगर कोस 2 थीटा होता है तो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख दिया जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख दिया जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखोगे समझने के लिए, अगर यहाँ 2 थीटा है तो इन दोनों जगह पे थीटा होता है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो इन दोनों जगहों पे थीटा होगा, इसका मतलब इसका आधा होगा। तो अगर मैं इसको cos 2 थीटा को cos थीटा लिखता हूँ और इस थीटा को मैं 2 थीटा की तरह ही ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा अब की बार cos स्क्वायर ये थीटा का आधा आएगा यहाँ पे, तो मैं लिख दूँ इसको थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 12th में भी किया होगा आपने, ये आइडेंटिटी कन्वर्ट की है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा आपको अच्छे से। एक इस 1 माइनस साइन थीटा की बात कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा को मैं अभी अलग से बता दूंगा, पहले देखो मैं लिखता हूँ इधर tan इनवर्स कोस थीटा की जगह लिख दिया है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये जो 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूले की टर्म्स में लिखूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ हाफ एंगल में लिख रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 को तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। इधर देखो ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा को भी मैं वापस से मान लेता हूँ साइन 2 थीटा, इस साइन थीटा को भी मैं वापस से मान लेता हूँ साइन 2 थीटा। यहाँ से देखना एक बार, इसको भी अपन मान लेते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा होता है तो दोनों जगह पे क्या आता है थीटा। तो इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, आधा कर देंगे। अब देखो ध्यान से, ऐसा लिखने से एडवांटेज क्या हुआ है अपना, ऐसा लिखने से हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है देखते जाना। कोस थीटा को पहले ऐसे लिख दिया है, फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, फन को तो लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा था उसको इसलिए थीटा बाई 2 करना पड़ा। देखो आगे tan इनवर्स ये जो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैं इसको अभी ऐसे लिख रहा हूँ एक बार, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन रहा है क्या, इसका नाम ए रख दिया इसका नाम बी रख दिया, तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन रहा है। तो अपन देखो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं इस पूरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो क्या लिख दूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो, देखो इसको क्या लिख दूंगा मैं cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दें। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी से एक ए माइनस बी कट जाएगा, तो फाइनली ऊपर बच रहा है अपना tan इनवर्स, ऊपर तो रह गया प्लस वाला cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, आ जाओ इधर नीचे एक माइनस वाला बच रहा है, इट मीन्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसे बचेगा भाई। अगर ये ऐसे बच रहा है, इसको आगे बढ़ा है अपन ने, देखो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं इसी को ही, इधर से दोनों जगह से ऊपर से भी cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया और नीचे से भी cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, एक ही बार में समझ लेना, आगे से हम इस रिजल्ट को ही ध्यान रख लेंगे और कन्वर्ट भी करेंगे तो बहुत जल्दी से करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे भाई, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से क्या रहेगा देखो, ये tan इनवर्स
इधर से cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो tan थीटा बाई 2 बन जाएगा क्या, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बन गया ऊपर। इधर से cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इधर आ जाओ, इधर से cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ये हो गया अपना tan इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ क्या। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a का मतलब हो गया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर। तो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, इज इट नॉट। अरे हाँ या ना। तो ये tan और tan आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, ऑपरेट होंगे तो यहाँ से अपन आंसर दे सकते हैं। देखो अगर इनको ऑपरेट करवा दूँ मैं तो ये ऑपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ से आंसर हो गया अपना पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन था अपना, देखो ये रहा। तो अपन यहाँ से आंसर दे देंगे इसमें पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, दिस विल बी द आंसर। तो ध्यान रखोगे अपने को ऐसे ही करना है। अपन सबसे पहले इस आइडेंटिटी की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। ये आइडेंटिटी आगे से हमेशा अपने दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर कोस थीटा दे रखा है और साइन थीटा दे रखा है तो अपन किस तरह से इसको करेंगे। तो देखो आगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अपन इसी में। नीचे वाली ना, देखो ये क्वेश्चन देखना एक बार, यहाँ पे इसकी अपन बात कर रहे हैं। कल हमने बात की आयोटा की, तो आयोटा से रिलेटेड की क्वेश्चन है कि अपन को किस तरह से करना है। तो इसमें अगर मैं लिखता हूँ, देखो ये क्वेश्चन क्या है, समेशन सिंबल। समेशन की बात अपन ने कल की थी कि समेशन साइन जो होता है उसको किस तरह से करना होता है, किस तरह से अपन क्वेश्चन को करते हैं। समेशन के लिए मैंने बताया है कि समेशन वाले साइन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस बीच में यूज़ करते हैं। एन की वैल्यूज़ डालते जाएंगे और बीच में क्या लगाते जाएंगे, प्लस साइन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एन इक्वल टू 1 to 13 अपने को चलना था, एन इक्वल टू 1 to 13 चलना है। तो मैं देखो यहाँ क्या कर लूँ, सबसे पहले एन की वैल्यू 1 डाली मैंने, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे एन की वैल्यू क्या डाली है, 1। तो एन की वैल्यू 1 डाली तो देखो ये क्या बन रहा है अपना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बन रहा है। आगे बढ़े, एन की वैल्यू मैंने 2 डाली, क्या बन रहा है, एन की वैल्यू 2 डाली तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। एन की वैल्यू 3 डाली तो क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है, कर सकते हैं इसको। 1 प्लस आयोटा, आयोटा की वैल्यू 1 डाली, एन की वैल्यू 1 डाली तो ये हो गया 1 आयोटा टू दी पावर 1, और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर। एन की वैल्यू 2 डाली तो आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। सोल्व करते जाएंगे, ये देखो +1 से -1 कट गया, ऐसे यहाँ पे बच गया -1 माइनस आयोटा। आगे फिर एन की वैल्यू रखोगे, हम इसको ऐसे नहीं करके इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ये तो समझ ही रहे हो। जैसे अपन ने कल किया था समेशन, ये क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू 1 to 100 आयोटा टू दी पावर n, ये क्वेश्चन किया है अपन ने। तो इसका आंसर 0 आया था, अपने को पता है। n की वैल्यूज़ रखते जाते थे और फिर अपन उसको कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ क्या करोगे देखो, इसी क्वेश्चन को अपन, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखो ये जो समेशन सिंबल है अपना, समेशन सिंबल जो है, इस समेशन सिंबल में से अगर मैं आयोटा टू दी पावर n है ये, तो मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ। देखना एक बार, समेशन n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू दी पावर n कॉमन लिया तो ये बच जाएगा आयोटा प्लस 1, या फिर अपन कह दे ये इसी को लिख दे 1 प्लस आयोटा या आयोटा प्लस 1, एक ही बात है। तो आयोटा टू दी पावर n में से तो आयोटा टू दी पावर n बार आया तो 1 बच गया, और n प्लस 1 में से आयोटा टू दी पावर n बार आया तो आयोटा बच गया। इस तरह से एक पावर कम हो गई। अब देखना एक बार, ये जो समेशन सिंबल है ये n के लिए ऑपरेट हो रहा है, किसके लिए ऑपरेट हो रहा है, n की वैल्यूज़ के लिए ऑपरेट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे n की वैल्यूज़ है वहाँ पर ही तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 प्लस आयोटा में तो कुछ चेंज नहीं करना,
क्योंकि 1 प्लस आयोटा में कहीं भी एन नहीं है, तो मैंने इसको बाहर निकाला और यहाँ लिख दिया 1 प्लस आयोटा, इस तरह से। ठीक है, समेशन सिंबल रह गया अंदर, फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 13 आयोटा टू दी पावर n। और इसके तो हम अच्छे से समझ में आता है अपने को, ये कल बताया था मैंने, 1 से 4 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 12 तक, 5 से 8 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से 12 तक आयोटा की पावर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि केवल एक पावर बचेगी अपने पास, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा टू दी पावर 13। वापस 13 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, ये आयोटा, ये फाइनली आ जाएगा आयोटा माइनस 1। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आंसर होगा डी, आयोटा माइनस 1। इस तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे। वापस सुन लेना जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। हमने क्या किया है, एक लेंथी अप्रोच किया सबसे पहले, करने का मतलब इससे कर सकते हो आप चाहो तो, बट हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारे एन की वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, कम से भी कम 2 या 3 वैल्यूज़ रख के अपन देखेंगे कि कहाँ से कौन कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपन ऐसा नहीं करके, मैंने क्या कहा है, नई अप्रोच की बात करेंगे अपन, जो अपनी खुद की अपन माइंड से कर रहे हैं कि मैं आयोटा टू दी पावर एन यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस आयोटा बनेगा, ये एन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी इस 1 प्लस आयोटा पे इस एन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो एक तरह से इसको मैंने बाहर निकाल दिया 1 प्लस आयोटा। अब एन की वैल्यूज़ यहाँ पे वेरी करवाएंगे, तो एन की वैल्यूज़ वेरी करवाओगे और बीच में प्लस साइन लगाओगे तो 1 से लेके 4 तक की जो आयोटा की पावर से वापस में कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 5 to 8 वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 9 to 12 वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो लास्ट में एक पावर बचेगी आयोटा टू दी पावर 13। ये जो आयोटा टू दी पावर 13 है, इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो वापस से क्या रहेगा, केवल 4 से डिवाइड किया तो 12 तो हट जाएगा, केवल आयोटा की पावर 1 बचेगा, तो आयोटा टू दी पावर 1 बचा, तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस 1। क्लियर है भाई, देखो आगे। देखो एक बार, अपने मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस भी पढ़ लिया है हमने, तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखो पहले, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, फाइंड मॉडुलस ऑफ z। नॉर्मल क्वेश्चन सब कर सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं मॉडुलस फाइंड करना चाहता हूँ तो मॉडुलस ऑफ z क्या लिखोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 1 और वाई स्क्वायर की जगह बात करोगे तो वाई स्क्वायर इज टेन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से। यहाँ से देखो, रूट ओवर सेक स्क्वायर अल्फा बाहर लिया तो सेक स्क्वायर अल्फा से बाहर आया सेक अल्फा, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि पाई से 3π/2 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है, अल्फा लाइज इन बिटवीन पाई टू 3π/2। तो अपने को ये देखना होगा कि मॉड जेड किसके बराबर है, मॉड जेड निकाल लिया अपन ने, ये आगे अपना सेक अल्फा के बराबर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसका मतलब इतना सा होता है कि ये जो टेन होगा, इस क्वेश्चन की बात समझ लेना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अननेसेसरली, बात समझो। टेन जो है पाई से 3π/2 का मतलब अल्फा अगर लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। देखो जी, दिस इज पाई, ये π/2 और ये हो गया 3π/2, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अगर ये निगेटिव भी होती है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन यहाँ से क्या लिख दिया, देखो एक बार, स्क्वायर है तो ये 1 + 10 स्क्वायर अल्फा हो गया, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट सेक अल्फा। तो अपन इसको चेक करते हैं। अब आंसर देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके नेगेटिव होने से या पॉजिटिव होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे आके क्या होगा, इस जगह पे तो अपने को देखना पड़ेगा। इस जगह पे मैं देखूँ अगर यहाँ से कि सेक अल्फा जो है मैं आंसर देता हूँ अगर इसका, और अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका आंसर किस तरह से लिखूँगा कि अल्फा अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ से माइनस सेक अल्फा बन जाएगा। सेक अल्फा को सेक अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा अपना, निगेटिव वैल्यू होगी। तो अपन उस हिसाब से देख के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वैसे कर लेंगे। करना बस इतना सा था, रूट ओवर 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर अल्फा। देखो आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन इसी में ही,
नेक्स्ट वन, what is least positive integer n for which 1 plus iota to the power n upon 1 minus iota to the power n is iota 1 plus iota upon 1 minus iota whole power n will be equal to 1। एक बार इसको कर देते हैं अपन सेट। देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, विजिबल है आराम से। थोड़ा सा और बड़ा कर लो चाहो तो आप, ये बड़ा कर ले, इसको ऐसे कर ले। देखो एक बार क्वेश्चन है अपना 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि n का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n, जिसके लिए ये वैल्यू 1 आएगी। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इसका मान 1 आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लो या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। किया मैंने तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इस तरह से इज इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान से देखना, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर में इधर करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार समझेंगे, बाद में अपन ध्यान रखेंगे, अपने को पता ही चल जाएगा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का 1, बी स्क्वायर का -1 प्लस 2ab मतलब 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि फाइनली क्या आ गया 2 आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो ऊपर हो गई अपनी, यहाँ लिख दूँ मैं। देखो ये तो हो गया अपना 2 आयोटा, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है नीचे इस जगह पे। ये 1 प्लस आयोटा है ना, 1 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ऊपर नीचे, ये यहाँ पे ध्यान रखना। देखो नीचे क्या बन रहा है, ये a माइनस बी और दिस इज a प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा के स्क्वायर की वजह से एक और माइनस आएगा, यानी कि ये हो जाएगा +2। इस तरह से 1 प्लस 1, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, पावर n है और ये 1 के बराबर है। तो फाइनली अपना क्वेश्चन रह गया, देखो फाइनली अपना क्वेश्चन रह गया है आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो देखो अपन ऑप्शन में देख लें एक बार। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अपन ने जनरलाइज किया है जब रिजल्ट को, तो जब रिजल्ट को जनरलाइज किया था तो मैंने कहा था आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1। तो 4 के जितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, सबके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। 4 के जितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी 1 के बराबर। लेकिन मुझे क्या लेनी है, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू लेंगे अगर, तो लीस्ट में सबसे कम, सबसे पहली बार क्या हो जाए, आयोटा टू द पावर क्या हो जाए, आयोटा टू द पावर 4। तो आयोटा टू द पावर 4 1 होगा, तो यहाँ चेक कर लेंगे अपन, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है तो 4 होगा। बात ध्यान रखना, समझने की बात यही है, सबके करस्पॉन्डिंग आंसर यही होगा। 4 रखोगे तो भी 1 आएगा, 8 रखोगे तो भी 1 आएगा, 12 रखोगे तो भी 1 आएगा, 16 रखोगे तो भी 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रखा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ अपन उसकी बात करें इंग्लिश में देखें अपन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो काउंट ये इन्होंने यूज़ किया है वर्ड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा मान अपने को बताना है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो एक ऐसे ये वाला क्वेश्चन में अपन कर लेते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से करना, और ये करने का मतलब है कि अपना बहुत कुछ हो रहा है साथ में। आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इससे इजी लेवल के ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे बहुत इजी करवाऊँगा और बाहर कोई सी बुक करोगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं
और इसी बेस पे अपना एग्ज़ाम होता है और ऐसे ही सब कुछ चलेगा, पैटर्न यही मिलेगा आपको। देखो एक बार क्वेश्चन ये है, वही वापस से मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ जेड के लिए कुछ भी नहीं करना, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री डाल के, और हमें परेशान करने की बात है कि स्टूडेंट जो है थोड़े से परेशान हो जाए, तो बस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री डाली गई है। क्या लिख दूं मैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूं। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कोस पाई बाई 5 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर हो गया अपना साइन स्क्वायर पाई बाई 5, इस तरह से। ठीक है, देखो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 5। देखना क्या है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस 2ab। 2ab इज नथिंग बट 2 कोस पाई बाई 5, और ये लास्ट में अपना था ई प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 5। यस और नॉट दोबारा देख लेना बेटा अच्छे से, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी बात ही चल रही है। इसको मैं थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, देख लो यहाँ से क्या है। इसको ओपन किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये साइन स्क्वायर पाई बाई 5 था। ऐसा करने से हमें एडवांटेज ये हो गया है कि ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो ये 1 हुआ अगर, तो ये तो 1 हो गया अपना, और 1 प्लस 1 मिला के 2। तो मैं देखो लिख दूँ यहाँ पे रूट ओवर 2 प्लस, ये देखो यहाँ से 2 कोस पाई बाई 5 हो रहे, 2 कोस पाई बाई 5। वापस ट्रिग्नोमेट्री वाली बात आ गई, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस कोस पाई बाई 5, हाँ या ना। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस पाई बाई 5। आगे देखोगे, देखो यहाँ पे 2 इंटू रूट 1 प्लस कोस पाई बाई 5 बच रहा है। पहले मैं एक बार आइडेंटिटीज बता देता हूँ आपको ताकि इशू नहीं आएगा। 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये होता है अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये होता है अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बात समझो एक बार, वही वापस से यहाँ अगर 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होगा आधा, यहाँ पे अगर 2 थीटा होता है तो यहाँ आधा होगा थीटा। अब ये अगर 1 प्लस कोस थीटा है और इसको मैं कोस 2 थीटा की तरह ट्रीट कर दूँ, तो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा है अगर अपना, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट ओवर 2 इंटू क्या लिख दूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मीनिंग क्या होगा, इसका एंगल का आधा, तो पाई बाई 5 का आधा पाई बाई 10। अब तो समझ ही गए हम आराम से, ये 2 बार 2 का 1 2 बार, इस स्क्वायर का एक सिंगल बार, कोस पाई बाई 10। तो आंसर विल बी 2 कोस पाई बाई 10। ये सब आइडेंटिटीज अपने को लर्न करनी है, जो भी लिख रहा हूँ मैं, ये पहले जो लिखी है और अभी जो लिखी है, ये तो बार बार हर चैप्टर में अपने को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, बहुत बेसिक साथ में ही करते चल रहे हैं अपन, तो ऐसा कोई वो नहीं है, लर्न हो भी जाएगी आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। तो इसका जो भी आंसर है 2 कोस पाई बाई 10 अपना आंसर निकला है, तो 2 कोस पाई बाई 10 अपन यहाँ पे टिक कर दें। समझ रहे होंगे बेटा सब लोग, आराम से समझते जाना। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने ऑप्शन बता दिया है तुम्हें कि हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके या रिपीट करके हम देख लेंगे। देखो नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन। नहीं, अभी हमने इसकी बात नहीं की है, ओमेगा की बात हमारी नहीं हुई है, ओमेगा की बात हमारी नहीं हुई है। तो ठीक है, अभी अपन ओमेगा की बात करके फिर ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी देखो आगे नेक्स्ट वन,
देखो ओमेगा की बात हमने नहीं की है, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओमेगा की बात करने के बाद वो चीज़ करवाई जाएगी आपको। देखो पहले एक हम थोड़ी सी बात और करेंगे इसी में ही, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड का ध्रुवीय रूप। देखो क्या करना है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होते हैं अपने। एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैं जेड को रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे ये सब अपन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वापस से बात आएगी। तो पोलर फॉर्म में या पोलर रिप्रेजेंटेशन की अपन बात करते हैं तो जेड जो है उसको लिखा जाता है इन फॉर्म ऑफ आर कोमा थीटा। जेड जो है उसको क्या लिखा जाता है, आर कोमा थीटा। अब अपन इससे फैमिलियर हो जाए कि आर और थीटा कौन है। तो सबसे पहले यहाँ से देखना एक बार, हम दोनों ही फॉर्म्स को कन्वर्ट कर ले, इस तरह का मैं बताऊंगा। अगर मेरे को ये तो आता ही है जेड एक्स कोमा वाई यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया अपना x और ये हो गया y। क्लियर। यहाँ पे होता है अपना थीटा इस तरह से, और ये जो डिस्टेंस है इसका नाम मैंने बताया अच्छे से कल ही, इसको मोड जेड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, और इसको मैं लिख रहा हूँ r। इस मॉडुलस ऑफ जेड का नाम ही क्या होता है, r। तो यहाँ देखना एक बार, ये थीटा हो गया, ये r हो गया। अगर x और y मेरे पास है तो मैं थीटा भी निकाल सकता हूँ tan इनवर्स y बाई x से, और अगर x और y मेरे पास है तो मैं r भी निकाल सकता हूँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म से r और थीटा निकाल के मैं पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। और अगर उल्टी बात मैं कर लूँ कि r और थीटा मेरे पास है और मैं x और y फाइंड करना चाहता हूँ, तो बहुत सही बात है। देखो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, वो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ ऐसे, तो वो क्या होगा, कोस। और अब मैथ्स वाली बात है तो अपन वैसे भी लगा सकते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये तो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा के बराबर। आधार बटा कर्ण क्या होगा, कोस थीटा। इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये तो हो गया अपना आर कोस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो ये हो गया आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं अपन z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह तो लिख दिया मैंने r कोस थीटा, और y की जगह मैं लिख देता हूँ r साइन थीटा, इस तरह से। क्लियर। देखो एक बार, z इज इक्वल टू आर कॉमन लिया तो ये आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। थीटा ध्यान रखोगे, थीटा अपने को आर्ग्यूमेंट ही लेना है। ये थीटा जो है कोणांक है यहाँ पे, तो अपन क्वाड्रेंट देख के जैसे लेते थे वैसे ही यहाँ पे लिया करेंगे। एक बात और ध्यान रखना थोड़ी सी यहाँ से, इसमें क्या होता है, ये जो अपन ने लिखा है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को ही सॉरी, जो अच्छी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, जो आप पढ़ोगे कभी, इसको शॉर्ट में आर सिस थीटा भी लिखा हुआ है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल एंड नाइट वगैरह जो बुक्स हैं अलजेब्रा की, तो उनमें कहीं भी आपको दिखे अगर आर सिस थीटा लिखा हुआ है, सी फॉर कोस, आयोटा फॉर आयोटा, और एस फॉर साइन थीटा, ये शॉर्ट नोटेशन है सिस थीटा। कुल मिला के आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही है। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो अपन किस तरह से इसको जो है चेंज करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें चेंज करना है तो अपन उसको किस तरह से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन। तो एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ से देखो, इफ z इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस रूट 3 आयोटा, चेंज इन पोलर फॉर्म, इसको क्या करना है अपने को,
ध्रुवीय रूप में बदलो। ध्रुवीय रूप में बदलना है। मैंने क्या कहा है, ध्रुवीय रूप में या पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे दो चीज़ों की नीड होती है। एक तो मुझे चाहिए आर और एक चाहिए मुझे थीटा। सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ आर। क्वाड्रेंट कौन सा होगा देख लेंगे। क्वाड्रेंट देख के थीटा का आंसर लिखना अपने को अच्छे से आता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा का आंसर थीटा ही देना है, बहुत पॉजिटिव। तो थीटा तो हो गया अपना, देखो यहाँ से tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मीनिंग हो गया √3/1, इट मीन्स π/3। tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 हो जाएगी। tan 60 पे tan 60 पे √3 मान होता है उसका, तो tan इनवर्स √3 क्या हो गया π/3। तो थीटा आ चुका है। आर और निकाल लेता हूँ मैं। आर क्या होता है √x² + y²। क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू गिवन है 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 2। तो मैं चेंज कर दूं, z कैसे लिख दोगे 2r cos थीटा, थीटा आया अपना π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये तो r हो गया 2 तो, और थीटा अपना ही गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम इस तरह से किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इसको ध्यान रखोगे। ये मिल जाएगा आपको बुक्स में कि केवल मैं यहाँ पे सपोज करो, केवल मैं बात करता हूँ कि चेंज z बराबर आयोटा इन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में बदलो। समझ रहे हो बात, चेंज इन पोलर फॉर्म। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो अपन ये सीखेंगे कि ये जो है यहाँ पे इस तरह से लिख रहा है, x तो 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो अगर x 0 है तो x को पॉजिटिव मानेंगे हम। x अगर 0 दे रखा है तो मैं क्या मानूंगा, क्योंकि मुझे क्या डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि y तो पॉजिटिव है, और x 0 है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर y 0 होता तो मैं y को भी पॉजिटिव मानता। तो x 0 y 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले मैं थीटा निकाल लूँ। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 0। y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 0। तो tan इनवर्स y/x हो गया। tan इनवर्स y/x हुआ, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट बन गया। क्या बन गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा अपना π/2 हो गया। tan इनवर्स π/2, ये थीटा इज इक्वल टू π/2। सेकेंड चीज़ निकालनी होगी r। सेकेंड चीज़ निकालनी है r। r हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1। r आ चुका है, थीटा आ चुका है, दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू r, क्या लिखेंगे, cos π/2 थीटा प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इन पोलर फॉर्म। यहाँ सॉल्व नहीं करना होता बेटा, अपने को ध्यान रखना। जब अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि चेंज इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में उनको आंसर देंगे वो अपने को। और अगर चेंज करोगे, जैसे π/2 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, तो फाइनली आप वापस वहीं पहुँच जाओगे जिसको आप कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे देख सकते हो यहाँ cos π/2 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1, तो आयोटा बचेगा। तो z बराबर आयोटा, और आयोटा को ही हम चेंज कर रहे थे, यही बात हम कह रहे हैं। तो केवल ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही चीज़ है, उसको इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो z बराबर आयोटा था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, और ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बस यहाँ तक की बात करेंगे हम। आगे नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी उसमें बात